Students, so far we have completed the physical adsorption, chemical adsorption as well as the catalysis part of the surface chemistry. तो आज हम एक इसका नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। इस सेगमेंट में हम कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा बहुत एक बेसिक्स जो था आपका कोलोइडल सॉल्यूशन का वो आपने 9th क्लास में किया होगा, बट यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन को डिटेल में स्टडी करना है। और ये सेगमेंट जो हमने पहले कर चुके हैं उनसे थोड़ा सा अलग रहेगा इस सरफेस केमिस्ट्री से। ऑल्दो एडजॉर्प्शन तो इन्वॉल्व रहेगी, बट टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी इस तरीके की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके लिए कंपैरिजन ज़रूरी है बिटवीन द डिफरेंट सॉल्यूशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वन इज़ ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड इज़ जो हमें करना है कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज़ सस्पेंशन। ठीक, देखो क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस केवल पार्टिकल के साइज़ पर ही मैटर होगा। मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन तीनों में उनका साइज़ क्या है, उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, कोलोइडल है या सस्पेंशन है। जैसे अगर पार्टिकल्स का साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर है, nm, तो 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ है ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल का साइज़ 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच में है तो कोलोइडल होगा। और अगर इस पार्टिकल का साइज़ 1000 nm से भी ज़्यादा हुआ तो वो सस्पेंशन होगा। बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, आपने वाटर में डिज़ोल्व किया अगर सॉल्ट को, सॉल्ट पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, आपको वाटर के अंदर सॉल्ट पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, ना ही उनका कोई कलर आएगा। ये हुआ आपका ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मिल्क, ब्लड इन आवर बॉडी, ये सब एग्जांपल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के। इसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल कभी अपने आप अलग हो जाएं सॉल्यूशन से। जैसे कि मान लो आपने वाटर में सैंड को ऐड किया तो क्या होगा, सैंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएगी, वो एग्जांपल है सस्पेंशन का। लेकिन मिल्क या ब्लड में ऐसा नहीं होगा कि आपने मिल्क को अगर अनडिस्टर्ब रखा तो कुछ टाइम के बाद मिल्क की जो फैट है, प्रोटीन है, वो अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मिल्क के अंदर 70% और मे बी 80% वाटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। अब इतना मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, बट फिर भी उसका एक कलर है वाइट कलर, दैट इज़ ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क। ऐसे ही ब्लड का कलर रेड है, जबकि उसमें भी वाटर का काफ़ी अमाउंट है। तो ये मीन्स पार्टिकल ने अपना इफेक्ट शो किया, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। वहाँ पर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कहीं पर फालतू है, कहीं कम है, सब कुछ एक जैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। लेकिन पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ उनका भी इफ़ेक्ट शो हो रहा है, जैसे कि वो अपना कलर को शो कर रहे हैं। तो हमें स्टडी करनी है कोलोइडल सॉल्यूशन की। नाउ इस सेगमेंट के लिए थोड़ा हमारी अलग से प्लानिंग होगी। देखो मतलब अभी तक जो हमने किया है स्टडी, आज तक जितनी भी हमने +2 में अभी तक केमिस्ट्री की है, यही किया है कि जो आपके पास नोट्स में था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक्स करवाए। लेकिन इस सेगमेंट में ये चीज़ एप्लीकेबल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर मैं नोट्स के मुताबिक ही टॉपिक्स करवाऊंगा तो आपको समझने में मुश्किल आएगी और वहाँ क्रैमिंग फालतू करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में कोई रिएक्शंस नहीं है, ना न्यूमेरिकल है। और ये पोर्शन ऐसा है कि समझने वाला पोर्शन है। तो पहले क्या करेंगे, हम 1 और 2 वीडियोज़ में जितना भी ये कोलोइडल सॉल्यूशन का जितना भी पोर्शन है, इसको हम एक बार फटाफट तेज़ी के साथ में रिव्यू करेंगे। और उसके बाद ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा माइंड में रहें, समझ आ जाएं, फिर उसके बाद हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले अभी हम इन वीडियोस में कंसेप्ट्स को एक क्विक वे में रिव्यू करेंगे। और अभी आप नोट्स को रेफ़र मत करना, जस्ट वीडियो देखो, अगर समझ नहीं आए दोबारा समझो, ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं है।
आसान ही रहेगा और इसको आसान बनाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टडी है, तो इसी को लिखते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये बात तो पता लग गई कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 nm से लेकर के 1000 nm, nm मीन्स नैनोमीटर के बीच में है। ठीक, अब देखो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही क्या किया था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या था, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में ये टर्म्स यूज़ नहीं होंगी। यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा दो अलग टर्म्स को। फर्स्ट टर्म इज डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये ज़रा समझने वाली चीज़ है, डिस्पर्जन मीडियम। अब ज़रा ध्यान दो, डिस्पर्स फेज यहाँ सोल्यूट को रिप्लेस कर रहा है। इट मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चीज़ लेस अमाउंट में है, यहाँ लिख सकते हो आप लेस अमाउंट। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चीज़ लेस अमाउंट में है वो डिस्पर्स फेज होगा, और जो लार्ज अमाउंट में है उसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। लार्ज अमाउंट में है तो डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मिल्क है, मिल्क में वाटर लार्ज अमाउंट में है तो वो डिस्पर्जन मीडियम है। उसमें अगर जो फैट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए आपके डिस्पर्स फेस। तो ये हम अब इस पूरे सेगमेंट में कभी भी सोल्यूट या सोलवेंट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। विल यूज़ ओनली वन वर्ड मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड फॉर द कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, अब कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बात एक ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या इंटरेक्शन बोल दो। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन कोलोइडल सॉल्यूशंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन सी इंटरेक्शन, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में किस तरीके की अट्रैक्शन है, क्या वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इस बेसिस पर 2 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं। देखो, एक है हमारे पास लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक है लायोफोबिक। एंड आई थिंक यू शुड नो मीनिंग ऑफ फिलिक। फिलिया वर्ड मीन्स अट्रैक्शन, फोबिया मीन्स डरना, मीन्स रिपल्शन, दूर जाना, तो रिपल्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो इसी से ही पता लग गया हमें, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन। ये वो कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन ईजिली बन जाएगा और ये स्टेबल भी रहेगा, काफ़ी स्टेबल रहेगा। ठीक, बट जो लायोफोबिक कोलोइडल सोल है या सॉल्यूशन है, हम इसको सोल भी बोल देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये वीक मीन्स इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी और ये लेस स्टेबल होगा। क्योंकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो अलग अलग हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे बाद में हम। और अगर ये सेपरेट हो जाते हैं तो इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये हुआ आपका मोर स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज़ लेस स्टेबल, इट इज़ लेस स्टेबल बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज़ वेरी, और यू कैन से इट इज़ वीक। ठीक, अब इसी चीज़ को लेकर के ही एक टर्म आती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल क्या है? देखो, मान लो आपने कुछ तरीके भी आएंगे कि किसी भी मेथड का यूज़ करके कोलोइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दिया, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दिया। ठीक, अब अगर आप उन दोनों को दोबारा से मिला दो और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ा ईजिली बन जाए
तो उसे कहेंगे हम वो रिवर्सिबल इन नेचर है, कि दोबारा से रिवर्स हो गया। कि आपने क्या किया, पहले किसी मेथड का यूज़ किया, साइंटिफिक मेथड से क्या किया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दिया, दोनों अलग हो गए। बट बाद में जब आपने उन दोनों को मिलाया तो दो कंडीशन हैं, या तो वो अलग हो सकते हैं, मतलब दोनों बन सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, दोनों को मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ईजिली कोलोइडल सॉल्यूशन में दोबारा चेंज नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम इरिवर्सिबल। ठीक, आप ज़रा को ध्यान दो, इसी से पता लगेगा हम इसमें से कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल। अब देखो लायोफिलिक में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द डिस्पर्स फेस, मैं इसको डीपी लिख देता हूँ, डीपी प्लस डीपी डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मान लो आपने इसको अलग कर दिया, जब दोबारा मिलाओगे, दोबारा अट्रैक्शन डेवलप होगी तो कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाएगा। दैट्स वाई ये कैसा होगा, रिवर्सिबल इन नेचर। वाई रिवर्सिबल, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एंड अगर चाहे आपको रीज़न पूछा हो ना हो, जहाँ तक आपको रीज़न आता है आप उसको वहाँ पर लिख दो, क्योंकि रीज़न का मतलब मुश्किल से एक लाइन ही होती है, तो वो लाइन आपको लिख देनी होती है। अगर नहीं पूछे तब भी बोल देना कि वाई इट इज़ रिवर्सिबल। आप खाली वो पूछे कि out of lyophilic and lyophobic which is reversible, and you know the lyophilic is reversible, but why, तो why को आपने बिना पूछे ही मेंशन कर देना है। अब नहीं आता है अलग बात है, बट आता है तो ज़रूर मेंशन करना है और ट्राई करना है कि मैक्सिमम के रीज़न आप लिखो। एंड देखो अभी लायोफोबिक, लायोफोबिक क्या है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में वैसे ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है और आपने उनको अलग कर लिया तो वो आसानी से अलग हो जाएंगे। पहली बात, वो आसानी से अलग हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कहीं अब आपने दोबारा से सोचा कि इसको मिलाऊं तो इतना आसान नहीं रहेगा। उन दोनों को मिक्स कर कर आप इजीली कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि पहले ही बड़ा मुश्किल से उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हुई थी, उनको अलग कर दिया, फिर दोबारा मिलाना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो उसके लिए फिर आपको कुछ और मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, बट इट विल नॉट बी ईजी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल ऑल्सो। तो ये कैसा हो गया आपका इरिवर्सिबल, तो ये आपका इरिवर्सिबल। तो लायोफिलिक रिवर्सिबल एंड लायोफोबिक इरिवर्सिबल इन नेचर हो गया। ठीक, नाउ देखो भाई आपके पास ना जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल कर देते हैं, मतलब उसको दोबारा से डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में अलग कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होगी इसे हम बोल सकते हैं कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन। ये आपको आनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। प्रेसिपिटेशन, पीपीटी आप इसको यूज़ करते हो, कोएगुलेशन, और फ्लोक्यूलेशन। मतलब इन सब का एक ही है, बस नाम अलग अलग है, प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन और कोएगुलेशन। अब देखो आपने शायद जहाँ तक वर्ड सुना होगा वो सुना होगा प्रेसिपिटेशन का। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? सॉल्यूशन के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो आपने एक बहुत ही आइस चिल्ड वाटर लिया, अब उस आइस चिल्ड वाटर में अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करो और वो डिज़ोल्व ना हो तो वो जाकर के नीचे बैठ जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स ऑफ द शुगर। ठीक है, जो चीज़ नहीं घुली है उसे क्या बोला गया है? प्रेसिपिटेट। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, मिल्क को चेंज कर दिया कर्ड में, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमने कोएगुलेशन कर दी है, और किसकी? मिल्क की। तो मिल्क की कोएगुलेशन हुई तो क्या बन गया? कर्ड। तो कोएगुलेशन हो सकती है। अब देखो कैसे कैसे पॉसिबल है कोएगुलेशन। इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन को जब हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अलग करना हो तो प्रोसेस क्या हो गई? प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। और कैसे कर सकते हैं अभी समझते हैं। देखो
अब ये समझने के लिए कि प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन कैसे होगी, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल कैसे है। मींस कोलोइडल सॉल्यूशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम में अलग क्यों नहीं होता? ऐसा क्या रीज़न है कि डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम अपने आप अलग नहीं हो रहा है, वो समझना ज़रूरी है। तो देखो आपके पास मान लो ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, एक डिस्पर्स फेज है और एक डिस्पर्जन मीडियम है। तो जैसे मैंने क्रॉस मार्क बनाए हैं, ये कम बनाए हैं, तो इसको मान लो कि ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। और जो ये राउंड बनाए हुए हैं सिंपल, इनको मान लो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक, क्योंकि लार्ज अमाउंट में है। नाउ सी हियर, होता क्या है, सबसे मेन फैक्टर है कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए चार्ज। अब चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होता है इसको हम नेक्स्ट में मतलब कि इसके बाद डिस्कस करेंगे। बट अभी आपने अज्यूम करना है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के, जो आपके स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर डेवलप होगा। आप सपोज कर लो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया सबके ऊपर। अब क्या होता है, देखो ये पार्टिकल फ्लोट कर रहे हैं विद इन द सॉल्यूशन। जो लार्ज अमाउंट में है डिस्पर्जन मीडियम, उसमें स्मॉल अमाउंट के डिस्पर्स फेज लगातार तैर रहे हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर क्या है, चार्ज होने से क्या होगा, कभी भी ये नीचे नहीं बैठेंगे। क्यों, देखो इसको ऐसे मानो, ये मान लो केवल मैंने चार्ज पार्टिकल ही ले लिए सारे के सारे, यहाँ सबके ऊपर चार्ज है, ठीक, ये सब के सब चार्ज पार्टिकल हैं एक ही टाइप के। अब मान लो ये नीचे आकर के बैठना स्टार्ट हो भी जाए तो क्या होगा, इधर से एक पार्टिकल और आएगा जिस पे चार्ज सेम होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पार्टिकल कभी यहाँ पहुँचेंगे कभी यहाँ पहुँचेंगे, तो लगातार चार्ज की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। मान लो पार्टिकल नीचे आने वाला, नीचे आने वाला, नीचे आने वाला है, एक और पार्टिकल आया पॉजिटिव चार्ज वाला, तो दोनों आपस में क्या हुए, रिपेल हुए, ये इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, कोई ऊपर कोई नीचे, क्योंकि लगातार ये जो मोशन है इसे बोलते हैं रैंडम मोशन। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये कोई डायरेक्शन को पकड़ेगा, कहीं पर भी ये आपस में यहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, चार्ज की वजह से पार्टिकल कभी भी सेटल नहीं होंगे, और अगर वो सेटल नहीं हुए तो नीचे नहीं बैठेंगे, तो डिस्पर्स फेज भी अलग नहीं होगा, वो डिस्पर्जन मीडियम में हमेशा फैला रहेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या आई, चार्ज। और अब देखो क्या हुआ, अगर हम इस चार्ज को रिमूव कर दें किसी भी तरीके से, डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे वो, तो अगर हम किसी तरीके से इस चार्ज को रिमूव कर दें तो क्या होगा, जब चार्ज ख़त्म हो गया तो पार्टिकल कैसा बन गया, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो पार्टिकल नीचे आहिस्ता 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 नीचे बैठेंगे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इनका साइज़, मतलब इनका जो साइज़ बड़ा है, ग्रेविटी भी ज़्यादा है, तो आहिस्ता 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 नीचे बैठना शुरू कर देंगे। और क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ये एक इनसोल्यूबल मास बन जाएगा। उसे आप प्रेसिपिटेट बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी क्या हो गई, कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। अब इस चार्ज को कैसे रिमूव करना है, देखो मेथड्स तो काफ़ी सारे हैं, बट जो सबसे मेन मेथड है आज हम वही डिस्कस करेंगे। बाद में जब नोट्स में जाएंगे तो मैंने लिखे हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, वो आसान से ही हैं। पर जो सबसे मेन है, जो आने वाला भी है और जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाकी सब मेथड जो है वो कभी आए थे प्रीवियस ईयर्स में, वो लिखे हुए हैं नोट्स में, उनको डिस्कस करेंगे। बट अभी वो जो एनसीईआरटी में फुल डिटेल में है, तो देखो अगर ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, देखो चार्ज एक ही होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन तो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक टाइप के ही, तो एक ही टाइप के पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी एक टाइप का ही होगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या करो, आप इस सॉल्यूशन में ऐड कर दो इलेक्ट्रोलाइट को। अब पता है आपको इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl,
तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट विल प्रोड्यूस द आयोन्स, पॉजिटिवली चार्ज आयोन एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज आयोन। अब ये टूट जाएगा, इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बस सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इनके पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और फिर इनकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन। ठीक, तो इसका मतलब बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कन्वर्ट द कोलोइडल सॉल्यूशन into its precipitated और coagulated form by the removal of charge। तो मेन फंक्शन क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइट का, चार्ज को रिमूव करता है ये। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म और, अगर आपका जो बना है कोलोइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बन गया, अगर दोबारा से प्रेसिपिटेट को अगर आप चेंज कर दो कोलोइडल सॉल्यूशन में, कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा अगर वो प्रेसिपिटेट्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड हैं। मतलब अगर आपने बहुत देर कर दी फिर आसान नहीं है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल्स, प्रेसिपिटेट्स या फ्लोक्यूलेट्स को अगर आप दोबारा से चेंज कर रहे हो कोलोइडल सॉल्यूशन में, तब उस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। अब क्या आ सकती है डेफिनेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ अगेन इलेक्ट्रोलाइट ही आएगा यहाँ पर भी। देखो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके ही आपने क्या किया था, चार्ज को रिमूव किया था। अब दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके चार्ज को आप डेवलप कर दोगे और दोबारा चार्ज डेवलप होने से जो प्रेसिपिटेट बने थे वो दोबारा कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन में। बट इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये बहुत जल्दी करना होगा। ये नहीं कि आपने बनाए प्रेसिपिटेट एंड नेक्स्ट डे यू आर सेइंग कि अब इनको कन्वर्ट कर दो कोलोइडल में, तो फिर इस मेथड से नहीं होंगे और वो प्रोसेस फिर पेप्टाइजेशन भी नहीं होगी। और किसी प्रोसेस से करो आप, वो डिस्कस करेंगे हम, वो एक अलग मेथड होगा, बट वो पेप्टाइजेशन नहीं होगी। पेप्टाइजेशन में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल करके फटाफट दोबारा से जो बन चुके हैं प्रेसिपिटेट उनको कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ ये होता कैसे है। देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में एक दो रिएक्शन भी आ जाती हैं, केवल यही ऐसा सेगमेंट है जिसमें 2-4 रिएक्शंस को इन्वॉल्व किया गया है और बहुत ही आसान है। अगर समझें तो आसान है, अदरवाइज़ क्रैमिंग करनी पड़ेगी, फिर नहीं हो पाएंगी। क्योंकि मैं 2-4 टाइप बोल रहा हूँ, वो एग्जाम्पल को किसी और फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो रिएक्शंस का नंबर बढ़ सकता है। लेकिन अगर समझ गए फिर आपको केवल ये कंसेप्ट ही याद रखना है। तो कैसे करनी है पहले समझ लेते हैं। देखो मान लो क्या किया, आपके पास ना कोलोइडल सॉल्यूशन है सिल्वर आयोडाइड का, AgI। आपके पास सिल्वर आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बन गए। क्या बन गए, प्रेसिपिटेट। पहले था कोलोइडल सॉल्यूशन, इसके क्या बन गए, प्रेसिपिटेट AgI। अब अगर आपको AgI को कन्वर्ट करना है इसके दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो क्या करो, इसमें आप AgNO3 अगर डाल दिया तो ये बन जाएगा दोबारा से कोलोइडल सॉल्यूशन। वो कैसे बनेगा जरा समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर समझने वाली। देखो ये तो क्या हो गए आपके प्रेसिपिटेट, और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये हमने ऐड किया बाद में। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो किस में टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो क्या होगा, ध्यान दो, Ag कॉमन है यहाँ पर, बस यही चीज़ देखनी है आपने। इसे बोलते हैं हम कॉमन आयोन प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, कि जो कॉमन आयोन है उसकी प्रेफरेंस रहेगी एडजॉर्ब होने की इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। कैसे, ये आपके पास प्रेसिपिटेट है PPT, कौन से वाला, AgI। अब क्या होगा, इसके ऊपर Ag जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर बात आई एडजॉर्प्शन की। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉमन आयन होगा वो जाकर के प्रेसिपिटेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। अब एडजॉर्ब हो गया
तो इस पे चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज वही डेवलप होगा जो कॉमन आयन के पास होगा। वी नो पहला पार्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव Ag इसके ऊपर जाकर के एड्जॉर्ब हो गया है। तो जो अब आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये इतना दिया होगा आपको रिएक्शन, बस वो ना पूछे, मर्जी है, आप चाहो तो बना देना, वो अगर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, और आता है तो बना ही देना। फिर तो मेन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हेन AgI इज मिक्स्ड विद AgNO3, AgI is mixed with AgNO3, the which type of charge will develop on the colloidal particles, कि जो colloidal solution बनेगा उसके पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होगा। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी और एग्जाम्पल में भी आया, आपको देखना है कॉमन आयन, यहाँ कॉमन आयन, तो आपने ये यहाँ पर पता लग गया कि दोनों में कॉमन आयन कौन सा है? Ag, और Ag पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव ही होगा, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसी तरीके से इसमें नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। वो कैसे? अगर आप AgI प्लस KI की करवा दो रिएक्शन, AgI और KI, नाउ वी नो K पॉजिटिव I नेगेटिव, और ये है इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगी क्योंकि इसको हमने ऐड किया है, ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या बनेगा? AgI, इस पर किसकी एड्जॉर्प्शन हो गई? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, नेगेटिवली, ऑल्दो अब क्या होगा, बाकी पॉजिटिव वाला पार्ट इसमें तैरता रहेगा, ऐसे ही उस वाले में NO3 सॉल्यूशन के अंदर तैरता रहेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, और चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो अगर AgI को KI से मिक्स करेंगे तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसीलिए मैंने बनाया है वीडियो ये समझने के लिए, अदरवाइज मैं अगर करवाता इसको उस तरीके से बड़ा मुश्किल होता समझना। तो हमें मेनली अब बेसिक पता लग गया कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को चेंज करना है प्रेसिपिटेट में, चार्ज को रिमूव कर दो। चार्ज कैसे रिमूव होगा? इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, उसके पास दोनों पार्टिकल हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी चार्ज है कोलोइडल सॉल्यूशन पे उसको डिस्चार्ज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर के कन्वर्ट कर देगा प्रेसिपिटेट में। और प्रेसिपिटेट को दोबारा चेंज करना है कोलोइडल सॉल्यूशन में, आप क्या डाल दो? दोबारा डाल दो इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन होगा वो जाकर के एड्जॉर्ब हो जाएगा और वही चार्ज आएगा कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक। और इसके बाद एक चीज़ और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक बार आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, ऑल्दो एनसीईआरटी में भी बोल्ड में लिखा हुआ है, बट फिर भी बच्चों ने नहीं किया था। जीटा पोटेंशियल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, जीटा पोटेंशियल। क्या होता है जीटा पोटेंशियल? देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन में जब बनाया हमने, मतलब जब हमने प्रेसिपिटेशन के बाद दोबारा बनाया कोलोइडल सॉल्यूशन, कैसे बनाया? देखो, जैसे मान लो ये वाला है आपके पास AgI प्लस KI, तो क्या बना था? AgI, इस पर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। तो कैसे हुआ होगा? ये ऐसे हुआ होगा कि जैसे ये आपके पास AgI है, AgI, और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज I नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो यानी कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए, और सॉल्यूशन में क्या, देखो इधर से I यहाँ पहुँच गया, बचा क्या? K पॉजिटिव। ये K पॉजिटिव वाटर के अंदर तैरता रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर चार्ज की दो लेयर आ गई। दो कौन कौन सी लेयर हैं? ये पॉजिटिव लेयर जो कि पानी में या वाटर के अंदर लगातार घूम रही है, वो फिक्स नहीं है, इसे बोलते हैं डिफ्यूज़ लेयर, जो लगातार घूमती रहे, वो कैसी लेयर हुई? डिफ्यूज़ लेयर। और एक लेयर ऐसी है चार्ज की, ये वाली नेगेटिव वाली, जो कि फिक्स है, क्योंकि ये कहीं नहीं घूम रही है, ये पूरा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स लेयर। यानी कि यहाँ पर दो लेयर बन गई अपोजिट चार्ज की, दोनों के ऊपर चार्ज तो अपोजिट है, बट एक लेयर फिक्स है जैसे ये वाली, और एक लेयर कैसी है चार्ज की? डिफ्यूज़ है। इन दोनों लेयर के बीच में जो चार्ज का पोटेंशियल है, या डिफरेंस है चार्ज का, उसे बोलते हैं हम जीटा पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन द
charge of the diffuse and fixed layer, the difference of charge between the diffuse and fixed layer is known as zeta potential। डेफिनेशन बड़ी आसान है लेकिन समझ के करोगे तो भूलोगे नहीं। डिफ्यूज और फिक्स लेयर की जो चार्ज हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल है उसे बोलेंगे हम जीटा पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स डिफरेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक, तो आज हमने यहाँ पर इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो मेन बेसिक्स थे वो कर लिए। अब हम जब कल से दोबारा से अब नया इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू नोट्स डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अब स्किप भी की हैं क्योंकि वो उसी फ्लो में होंगी, बट अब आपको थोड़ा सा यहाँ आप समझ आ जाना चाहिए कोलोइडल का नेचर कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेसिपिटेट में, और प्रेसिपिटेट फ्रेशली प्रेसिपिटेट्स को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन में, और इसमें चार्ज की सबसे बड़ी रोल है और चार्ज के लिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करना है। तो ठीक है, आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। तो कल हम अब कोलोइडल सॉल्यूशन को नोट्स के रिगार्डिंग जिस तरीके से नोट्स में दिया है वैसे ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।